तो बहुत सुंदर प्रश्न उठाया यहाँ पर कि इससे तो ये बात निकलती है कि देव और नारकियों को छोड़कर शेषाणाम यानी सभी बाकी जो सभी जीव हैं उनके ये क्षेपशम निमित्त वाला अवधि ज्ञान होता होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यहाँ इसका अर्थ ये लेना कि जिसके योग्यता है उन्हीं के हो सकता है। ठीक है ना, त्रियंचों में भी सैनी पंचेंद्रियाँ हों और मनुष्यों में भी जिनकी योग्यता पक्की हो, जिनके अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का तथा प्रकार का क्षेपशम होने की योग्यता पक गई, उन जीवों के अवधि ज्ञान होता है। फिर ये बताया था कि जो देव और नारकी हैं, यह छद्मस्त दशा वाले तीर्थंकर जीव, उनका जो भैया आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। पहले ठीक आ रही थी? हाँ जी ठीक है, अब सही आ रही है आपको आवाज? भैया देखिए, देव और नारकी और तीर्थंकर, इनके जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रकट होता है। लेकिन जो क्षयोपशम निमित्तक वाला गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, मनुष्य और त्रियंचों के नाभि के ऊपर स्थित शंख, पद्म, वज्र, कलश, स्वस्तिक, मीन आदि इन चिन्हों से व्यक्त होते हैं। और कल आपको ये भी बताया था कि जो कुअवधि ज्ञान है वो नाभि से नीचे अशुभ चिन्ह होते हैं, वो उनसे व्यक्त होता है मनुष्य और त्रियंचों के। अब आगे उपयोग दो प्रकार का है, एक क्षेत्र रूप, अनेक क्षेत्र रूप। उपयोग का बाह्य उपकरण एक ही होना एक क्षेत्र उपयोग है, तथा शंख, पद्म आदि अनेक उपकरण होना अनेक क्षेत्र उपयोग है। इस प्रकार क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान में नियम से शंख आदि शुभ चिन्ह उपकरण होते हैं। देखो, एक क्षेत्र उपयोग और अनेक क्षेत्र उपयोग, माने जहाँ एक ही क्षेत्र से उपयोग का जो बाह्य उपकरण है, जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, तो देखने संबंधी ज्ञान आँख से ही व्यक्त होता है, सुनने संबंधी कान, ये इसके उपकरण कहलाते हैं। लेकिन जहाँ शंख, पद्म आदि अनेक उपकरण हो, वो अनेक क्षेत्र उपयोग है। अब जो इसके 6 प्रकार बताए थे उसकी चर्चा करते हैं। चलो पूनम पढ़िए। अनुगामी। अनुगामी, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ ही गमन करता है, उसी प्रकार वो ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ ही गमन करता है, पर भव में भी उसके साथ ही जाता है। वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। अननुगामी, जैसे सम्मुख आए बिना पीठ पीछे प्रश्न करने वाले पुरुष के वचन उत्तरदाता पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान पर भव में साथ नहीं जाता है, उसी भव में रह जाता है, वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। आगे पढ़ूं भैया? देखिए, अनुगामी जो सूर्य के प्रकाश सूर्य के साथ ही गमन करता है, उसी प्रकार जो ज्ञान अपने स्वामी जीव के साथ ही गमन करता है, पर भव में भी उसके साथ ही जाता है, वह अनुगामी अवधि ज्ञान है। समझ गए?
माने जैसे इस भव में अवधि ज्ञान हुआ था, अगले भव में भी उसके स्वामी के साथ जाता है, वो अनुगामी अवधि ज्ञान है। और अननुगामी सामने आए बिना पीठ पीछे प्रश्न करने वाले पुरुष के वचन उत्तरदाता पुरुष के हृदय में प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान पर भव में साथ नहीं जाता, उसी भव में रह जाता है, वह अननुगामी अवधि ज्ञान है। देखो इन्होंने क्या उदाहरण दिया कि जैसे कोई पीठ के पीछे से प्रश्न करे तो जो उत्तर देने वाला है उसको वो बात ढंग से उसके हृदय में प्रवेश नहीं करती। उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान पर भव में साथ नहीं जाता है, भाई इतना समझना, जो एक भव से दूसरे भव में साथ जाए वो अवधि ज्ञान अनुगामी है, जो एक भव से दूसरे भव में साथ ना जाए वो अननुगामी है। ठीक है, अब वर्धमान पढ़ते हैं। वर्धमान मैंने बढ़ता हुआ, ये मान मैंने घटता हुआ। भैया कोई एग्जाम्पल है अनुगामी अवधि ज्ञान का? देखो एग्जाम्पल वैसे तो मुझे पुराणों के हिसाब से अभी याद नहीं, लेकिन इस भव में किसी को अवधि ज्ञान हुआ और वही अवधि ज्ञान अगले भव में भी उसके साथ गया, इस भव में छूटा नहीं, तो उस अवधि ज्ञान को कहते हैं अनुगामी। और इस भव में हुआ, इस भव में छूट गया, ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो मोस्टली तो ऐसे ही है, तो अननुगामी है। ठीक है, वैसा कोई दृष्टांत याद है नहीं, आएगा तो बताएंगे आपको। वर्धमान और हीयमान में क्या होगा कि एक बार होने के बाद बढ़ता जाए वो वर्धमान, और जो घटता जाए वो हीयमान। वर्धमान जैसे बांस के बीड़े में प्रकट हुई अग्नि सूखे तृण पत्र आदि संचित ईंधन के समूह से बढ़ती है, इसी प्रकार शुक्ल पक्षीय चंद्रमंडल के समान सम्यक दर्शनादि गुण रूप विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद असंख्यात लोक प्रमाण स्थान पर्यंत सतत बढ़ता ही रहता है, वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। हीयमान जैसे नवीन ईंधन के समूह रहित अग्नि की शिखा अनुक्रम से घटती जाती है, उसी प्रकार कृष्ण पक्षीय चंद्रमंडल के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की हानि और संक्लेश परिणामों की वृद्धि के योग से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने की मात्रा से कम होते हुए अंगुल के असंख्याते भाग पर्यंत घटता जाता है, वह हीयमान अवधि ज्ञान है। भैया अनम्यूट कर दीजिए। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमंडल बढ़ता जाता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शनादि गुण विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होने से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद निरंतर बढ़ता ही रहता है, वो वर्धमान अवधि ज्ञान है। और जो नवीन ईंधन के समूह रहित अग्नि की शिखा, अगर उसमें और घी ना डालें तो वो अनुक्रम से घटती जाती है। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष के चंद्रमंडल के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की हानि और संक्लेश परिणामों की वृद्धि के योग से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने की मात्रा से कम होते हुए अंगुल के असंख्यातवें भाग पर्यंत घटता जाता है, वह हीयमान अवधि ज्ञान है। ठीक है, अवस्थित और अनवस्थित पढ़िए। अवस्थित जैसे व्यक्ति के शरीर में स्थित तिल मस्सा आदि चिन्ह यथास्थित रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं हैं, उसी प्रकार जो अवधि ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है, सम्यक दर्शन आदि गुणों के अवस्थान से जिस मात्रा में प्रकट हुआ है, उस पर्याय के अंत पर्यंत या केवल ज्ञान की उत्पत्ति पर्यंत उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। अनवस्थित जैसे पवन के वेग से प्रेरित जल की तरंगे हानि वृद्धि रूप होती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शनादि गुणों की वृद्धि या हानि के योग से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद से
घटता बढ़ता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। ठीक है, सरल है, आपको समझ में आ गया होगा अवस्थित अनवस्थित। आगे बढ़िए। अनुगामी अवधि ज्ञान के भी तीन भेद हैं। क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है उसे छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाने पर भी जो नष्ट नहीं होता है परंतु भव बदलते ही नष्ट हो जाता है वह क्षेत्रानुगामी है। भवानुगामी जो परभव में भी साथ साथ जाता है, बीच में छूटता नहीं है, वह भवानुगामी है। उभयानुगामी जो अवधि ज्ञान दोनों में ही साथ बना रहता है, अन्य क्षेत्र में जाने पर भी और परभव में जाने पर छूटता नहीं है, वह उभयानुगामी है। जी, तो आपको ये समझ में आया, अनुगमन क्षेत्र की अपेक्षा भी और भव की अपेक्षा भी। माने अगर इस क्षेत्र में है तब तक तो यहाँ है, लेकिन इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में गए तो भी वो अवधि ज्ञान बना रहे, वो अनुगामी अवधि क्षेत्रानुगामी है। और भवानुगामी के इस भव को छोड़कर नेक्स्ट भव में भी साथ में जाए, वो भवानुगामी है। और जो क्षेत्र में भी साथ जाए और नेक्स्ट भव में भी साथ जाए, वो उभयानुगामी है। अब अननुगामी भी ऐसी तीन प्रकार के हो जाएंगे। पढ़िए। अननुगामी अवधि ज्ञान के भी तीन भेद हैं। क्षेत्रानुगामी जो अन्य क्षेत्र में गमन करने पर साथ नहीं जाता है, जहाँ उत्पन्न हुआ है मात्र उसी क्षेत्र में रहता है, वह क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान है। भवानुगामी जिस भव में यह उत्पन्न हुआ है मात्र उसी में रहता है, अन्य भव में नहीं जाता है परंतु अन्य क्षेत्र में साथ साथ चलता है, वह भवानुगामी अवधि ज्ञान है। उभयानुगामी जो अन्य क्षेत्र में भी और अन्य भव में भी साथ नहीं जाता है, वह उभयानुगामी अवधि ज्ञान है। तो ये सबके समझ में आ गया होगा कि जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ सिर्फ वहीं रहे, अगर वहाँ से किसी अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो वो अवधि ज्ञान साथ नहीं जाएगा उस क्षेत्र में, वो क्षेत्र अननुगामी है। ऐसे ही जिस भव में उत्पन्न हुआ उसी भव में रहेगा, अगले भव में साथ नहीं जाएगा, वो भव अननुगामी है। तीसरा, जो ना तो क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा और ना एक भव से दूसरे भव में जाएगा, वो उभय अननुगामी है। आगे पढ़िए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के इन 6 भेदों के अतिरिक्त आगम में सप्रतिपाती, प्रतिपाती और अप्रतिपाती ये 2 भेद भी हैं। बिजली की चमक के समान जो विनाश सहित है, अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद मिथ्यात्व और असंयम का उदय हो जाने पर, सम्यक चारित्र से भ्रष्ट हो जाने पर जो नष्ट हो जाता है, वह सप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। इससे विपरीत रत्न प्रकाश के समान जो नष्ट नहीं होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर्यंत स्थायी रहता है, वह अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। देखिए, इसके 2 भेद और किए। प्रतिपाती माने जो छूट जाता है उसी भव में, और अप्रतिपाती माने जो छूटता नहीं है, वो केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक स्थायी रहता है, वो अप्रतिपाती अवधि ज्ञान है। पढ़िए। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय रूप दोनों अवधि ज्ञानों के देशावधि, परमावधि, सर्वावधि ये 3 भेद हैं, जिनका विषय क्षेत्र इस प्रकार है। जघन्य देशावधि एक उत्सेधांगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र क्षेत्र को जानता है। उत्कृष्ट देशावधि सर्वलोक पर्यंत क्षेत्र को जानता है। इन दोनों के मध्य का समस्त क्षेत्र मध्यम देशावधि का विषय क्षेत्र है। देखिए, जो भव प्रत्यय है और गुण प्रत्यय रूप दोनों अवधि ज्ञानों के देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये 3 भेद हैं। लेकिन मुझे कुछ जच नहीं रही ये बात, क्योंकि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो तो देशावधि ही होता है। लेकिन अगर तीर्थंकर की अपेक्षा देखें
ठीक है। तीर्थंकर के जो अवधि ज्ञान है उसको भव प्रत्यय तो कहा, लेकिन उनका वो ज्ञान तो परमावधि सर्वावधि रूप भी होता है। तो इस अपेक्षा इन्होंने यहाँ कहा कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के देशावधि, परमावधि और सर्वावधि भेद है। लेकिन जो देव और नारकियों के है वो देशावधि ही रहता है। देव और नारकियों के परमावधि और सर्वावधि नहीं होता, क्योंकि परमावधि और सर्वावधि ये मुनि दशा में ही संभव है। ठीक है ना। इनका विषय क्षेत्र किस प्रकार है, तो जो जगन्य देशावधि, अभी पहले देशावधि की बात, जो सबसे जगन्य देशावधि है वो एक उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र क्षेत्र को जानता है। यानी उसका क्षेत्र कितना है जानने का, अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र, और उत्कृष्ट कितना है, पूरे लोकाकाश पर्यंत के क्षेत्र को जानता है। और इनके मध्य का मध्यम देशावधि का विषय क्षेत्र है। उसके बाद देखो परमावधि का पढ़िए। परमावधि के अंतर्गत सर्वलोक प्रमाण उत्कृष्ट देशावधि के क्षेत्र में एक प्रदेश अधिक होने पर जघन्य परमावधि का विषय क्षेत्र हो जाता है। उत्कृष्ट परमावधि का विषय क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है। इन दोनों के मध्य वाले अनेक भेद मध्यम परमावधि के विषय क्षेत्र हैं। हाँ जी, इससे आगे जगन्य परमावधि क्या है, जो उत्कृष्ट देशावधि था उससे एक प्रदेश अधिक, ठीक है, वो जगन्य परमावधि का क्षेत्र है। उत्कृष्ट देशावधि से एक प्रदेश अधिक कर दें तो वो जगन्य परमावधि का क्षेत्र आ गया। और असंख्यात लोक, इतना क्षेत्र परमावधि का उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र है, और बीच के मध्यम परमावधि। भैया आगे ये जो उत्कृष्ट देशावधि है इसमें सर्वलोक पर्यंत क्षेत्र जो का है वो कितना हुआ? जितना अपना लोकाकाश है ना, हाँ, जितना लोकाकाश है 343 घन राजु प्रमाण, उतना क्षेत्र को जानता है। तो फिर भैया मतलब अगले वाले में उससे भी ज्यादा जान रहे हैं। यस, उससे एक प्रदेश अधिक, और उसका उत्कृष्ट परमावधि का असंख्यात लोक प्रमाण। मतलब कि अलोकाकाश में जान रहे हैं। अलोकाकाश को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है ना। तो यहाँ पैमाइश के लिए देखो, जैसे हम 1 किलो बताते हैं ना, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मीटर, तो जो नापने का पैमाना है वो 1 मीटर है। उसका उपचार कपड़े में करके 1 मीटर कहते हैं। तो यहाँ जो असंख्यात लोग कह रहे हैं, तो यहाँ लोक का मतलब इस लोक को जानता है इतना नहीं, उसका नाप बताना है। माने लोक के जितने प्रदेश है ना, असंख्यात, ये देखो, हाँ, ये तो सर्वलोक पर्यंत क्षेत्र को जानता है। और उत्कृष्ट परमावधि का विषय क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण, प्रमाण माने नाप, यानी एक लोक के जितने प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश होंगे उतने विस्तार को जानता है। अब इसमें क्या किस तरह से स्पष्ट करना है उस पर मैंने भी कभी विचार नहीं किया। प्रश्न बहुत अच्छा है कि अगर हम इस तरह देखते हैं तो क्या अवधि ज्ञान अलोकाकाश का जान लेगा? लेकिन अवधि ज्ञान तो अलोकाकाश का इसलिए नहीं जान सकता कि वहाँ रूपी पदार्थ है ही नहीं, वो तो अरूपी है। लेकिन उसका विस्तार बताया जा रहा है, जानेगा तो लोक के अंदर अंदर का ही, ठीक है ना, लेकिन उसकी सामर्थ्य बताई जा रही है। अब इसका जो बड़े ग्रंथ है ना, धवला आदि के भागों में इसका विशेष खुलासा होगा।
थोड़ा ध्यान रखेंगे, हम भी बताएंगे। ठीक है भैया। इससे आगे असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र, ठीक है, असंख्यात लोक को जानता है। अब उससे आगे असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र वो सर्वावधि ज्ञान का विषय है। देशावधि, फिर परमावधि, फिर सर्वावधि। अब देखो, इन्होंने जो उत्कृष्ट परमावधि बताया था उसका विषय क्षेत्र भी असंख्यात लोक प्रमाण, और सर्वावधि का भी असंख्यात लोक प्रमाण बता रहे हैं। तो प्रश्न लगाया, पढ़िए प्रश्न। उत्कृष्ट परमावधि और सर्वावधि दोनों का ही विषय क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, तब इन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने के कारण असंख्यात लोक प्रमाण परमावधि के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से असंख्यात गुना सर्वावधि का क्षेत्र है। यह भी असंख्यात लोक प्रमाण है। यही इन दोनों में अंतर है। हाँ, आ गया ना समझ में? क्या आ गया? क्या असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है। वहाँ जो असंख्यात लोक क्षेत्र कहा था, ये छोटा असंख्यात है, और सर्वावधि ज्ञान में असंख्यात लोक जो कहा वो बड़ा असंख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए। लो भाई प्रीति, प्रश्न आ गया आपका, पढ़िए। ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है, अरूपी को नहीं। रूपी पदार्थ लोक में ही है, इससे बाहर अलोक में नहीं। तब फिर यहाँ इतना क्षेत्र कैसे कहा? प्रश्न समझ में आया? ठीक है, उत्तर देखिए। यह तो सत्य है कि अवधि ज्ञान के जानने योग्य रूपी पदार्थ लोक में ही है, उससे बाहर नहीं है। परंतु जैसे अहमिंद्रों के 7वीं नरक पृथ्वी पर्यंत गमन करने की शक्ति है, तथापि वे इच्छा नहीं होने के कारण वहां कभी भी गमन नहीं करते हैं, उसी प्रकार सर्वावधि ज्ञान में इतनी शक्ति विद्यमान है कि यदि ऐसे ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण क्षेत्र में भी रूपी पदार्थ हो तो वह उन्हें भी जान लेता, परंतु इतने रूपी पदार्थ ही नहीं है, अतः इसकी शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती है। तथापि उसमें शक्ति विद्यमान होने से उसका इतना क्षेत्र बताया। उत्तर समझ में आया प्रीति? अब एक बार आप बताओ फटाफट जल्दी से, क्या समझ में आया? इसमें ऐसे बताया कि अवधि ज्ञान में मतलब वो जान तो वहां तक कर सकते हैं, उनमें शक्ति सामर्थ्य तो है, लेकिन वो उसको मतलब उसके आगे आगे रूपी बताइए पदार्थ ही नहीं है। अच्छा। अगर उसके आगे भी रूपी पदार्थ होते तो वो असंख्यात लोक तक का जान लेता, लेकिन ठीक है लोक के बाहर रूपी पदार्थ नहीं है, इसलिए उसकी वो शक्ति व्यक्त नहीं होती। ठीक है ना, उदाहरण दिया, जैसे जो अहमिंद्र हैं उनके 7वीं नरक पृथ्वी गमन करने की शक्ति है, लेकिन कभी जाते नहीं है। शक्ति है, लेकिन कभी वो शक्ति व्यक्त नहीं होती। जैसे इंद्र में शक्ति ऐसी है कि पूरे जम्बू द्वीप को पलट दे, लेकिन कभी पलटता नहीं, पलट सकता नहीं, लेकिन शक्ति का प्रमाण बताने के लिए। उसी प्रकार यहाँ शक्ति का माप बताने के लिए असंख्यात लोक कहा। ठीक है, अगर ये लोक के बाहर रूपी पदार्थ होते तो वो असंख्यात लोक तक का जान लेता। बस इतनी बात है। चलिए आगे। इस प्रकार अवधि ज्ञान के भेद प्रभेद जानना, इनमें से वास्तव में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मात्र देशावधि रूपी होता है, क्योंकि देव नारकी गृहस्थ अवस्था वाले तीर्थंकर जीव के परमावधि सर्वावधि नहीं होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के देशावधि परमावधि सर्वावधि ये 3 भेद हैं। लेकिन इतना समझ लेना कि तीर्थंकर के गृहस्थ अवस्था में परमावधि सर्वावधि नहीं होते, लेकिन जब वो दीक्षा ले लेते हैं तो हो सकते हैं। समझ में आया ना?
और गुण प्रत्यय में तीनों भेद हो सकते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। आगे पढ़िए। इनमें से देशावधि तो संयमी और असंयमी दोनों के होता है, परंतु परमावधि, सर्वावधि ये दोनों नियम से चरम शरीरी तद्भव मोक्षकामी संयमी मुनि के ही होते हैं। ये संयमादि गुणों की उत्कृष्टता में ही प्रकट होते हैं, अतः गुण प्रत्यय ही है। देखो, जो देशावधि है वो बिना संयम वाले को भी हो सकता है, माने ग्रस्त दशा में भी हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि वो संयम दशा में ही होंगे, माने मुनि दशा में ही होंगे। और उसमें भी कौन से को हो सकते हैं कि जो चरम शरीरी हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे मुनि के ही हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये गुण प्रत्यय ही हैं, परमावधि और सर्वावधि। पढ़िए आगे। पूर्वोक्त अनुगामी आदि 6 और सप्रतिपाती अप्रतिपाती ये 8 भेद देशावधि में घटित होते हैं। परमावधि, हीयमान और सप्रतिपाती इन 2 के बिना शेष 6 भेद रूप हैं। देखो, सर्वावधि परमावधि में हीयमान नहीं होता, माने उत्पन्न होने के बाद घटेगा नहीं परमावधि, और सप्रतिपाती माने छूटेगा भी नहीं। ठीक है, तो जो 8 भेद गिनाए थे, ठीक है, 6 तो वो थे अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। 2 भेद बताए थे, सप्रतिपाती और अप्रतिपाती। तो परमावधि में हीयमान और सप्रतिपाती नहीं होगा, बाकी 6 भेद होंगे। और जो सर्वावधि है उसमें अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित और अप्रतिपाती, ये सिर्फ 4 भेद बनेंगे सर्वावधि में। अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित और अप्रतिपाती। ठीक है, ये 4 भेद रूप है। आगे पढ़िए। ये परमावधि, सर्वावधि एक केवल प्रश्न ज्ञान आया, प्रश्न ये आया कि जब ये एक भव अवतारी को ही होते हैं जो उसी भव से मोक्ष जाने हैं, तद्भव मोक्षगामी के ही होते हैं सर्वावधि, तो फिर इसमें अनुगामी कैसे बनेगा, कौन बताएगा? कि अगला भव तो होना ही नहीं उसको। पिछले भव से लाए होंगे ना। हाँ, तो फिर नहीं ला सकते ना। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि सर्वावधि और परमावधि जब उत्पन्न अगर पिछले भव में हुए थे तो उसी भव से मोक्ष चले गए होंगे वो तो, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी को ही होता है ना। और सोचो, अनुगामी क्योंकि के, भैया केवल ज्ञान हो जाता है इसलिए। हाँ बिल्कुल। देखो, इस अपेक्षा बनता है कि हमने क्षेत्रानुगामी बताया था, भवानुगामी बताया था, तो भव तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा अनुगामी है कि जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो साथ रहेगा, तो क्षेत्र की अपेक्षा अनुगामी बन जाएगा, भव की अपेक्षा नहीं, क्योंकि भव तो ये अंतिम भव है। ठीक है, देखो, ये जो प्रश्न बड़ी बड़े ग्रंथों में उठाए हैं ना, धवला आदि ग्रंथों में, इसका समाधान हमें इसको पढ़कर मिल रहा है, तो आप इसे कम मत समझना। इस ग्रंथ की टीका को, षटखंडागम आदि ग्रंथों का विषय भी इसमें दिया गया है। ठीक है, पूरा नहीं दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सैंपल यहाँ दिखाया है। चलिए पढ़िए आगे। ये परमावधि, सर्वावधि केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर्यंत जीव के साथ साथ रहते हैं, अतः अनुगामी है, परंतु इनसे सहित जीव अन्य भव में नहीं जाने के कारण अननुगामी है। चरम शरीरी जीव को ही ये प्रकट होते हैं, अतः अप्रतिपाती है। सर्वावधि में उत्कृष्ट जघन्य रूप भेद नहीं होने से वह अवस्थित ही है। इस प्रकार गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में इतने भेद प्रभेद हो जाते हैं। हाँ जी, सर्वावधि में उत्कृष्ट और जघन्य का भेद नहीं होता। सबसे अंतिम वाला है ना सर्वावधि, तो उसमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं है।
आगे पढ़िए। अवधि का मतलब? अवधि, सीमा या मर्यादा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। इसकी ये मर्यादाएं इस प्रकार हैं। सभी भेद प्रभेद वाले अवधि ज्ञान मात्र पुद्गल को ही जानते हैं। यह उसकी द्रव्यगत सामान्य मर्यादा है। देखो, पुद्गल के अलावा क्षयोक्षमानुसार बाकी द्रव्यों को नहीं जानते, ये द्रव्य संबंधी मर्यादा हो गई। पढ़िए। क्षयोक्षमानुसार क्षेत्रादि की मर्यादाएं पृथक पृथक हैं, जो इस प्रकार हैं। जघन्य देशावधि का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, काल आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, द्रव्य अंगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र के प्रदेश प्रदेश प्रमाण और भाव उस द्रव्य प्रमाण क्षेत्र में व्याप्त असंख्यात पुद्गल स्कंधों के अनंत प्रदेशों में जीव के ज्ञान की प्रवृत्ति होना है। देखिए, 1 मिनट जरा होल्ड करना। हाँ जी, देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है ना, तो द्रव्य की मर्यादा क्या हुई कि 6 द्रव्यों में से सिर्फ पुद्गल द्रव्य को ही जानेगा। ठीक है। अब देखो, जो जगन्य देशावधि है उसका विषय क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। अंगुल वैसे तो इसको कहते हैं, ये जो एक अंगुल है ये प्रमाण अंगुल है, लेकिन उसके भी 3 भेद होते हैं, उच्छेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और घनांगुल। ठीक है। और आत्मा अंगुल को ही प्रमाण अंगुल कहते हैं, नहीं, उच्छेद अंगुल को आत्मा अंगुल कहते हैं। माने आपका हमारा अपना अपना, वो आपको कल पढ़ाएंगे, वो प्रमाण है। जैसे क्या कि 8 राई के दानों के बराबर एक जौ, फिर 8 जौ के बराबर एक नेक्स्ट वाली चीज़, फिर ऐसे करते 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 अंगुल कितना है वो बताएंगे। माने जो भरत चक्रवर्ती था उनके अंगुल का जो प्रमाण था वो प्रमाण अंगुल कहलाता है। तो ये इनको कहते हैं उपमा प्रमाण। 8 प्रकार के उपमा प्रमाण होते हैं, उसकी चर्चा हम सेपरेटली करेंगे, कल वल में किसी दिन देखते हैं। काल कितना? आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, यानी इतने काल तक का जाने कम से कम। द्रव्य कितने कितने पुद्गलों को जानेगा? अंगुल के असंख्यातवें भाग क्षेत्र के प्रदेश, उतने प्रमाण, ठीक है, उतने प्रमाण को जानता है। भाव, उस द्रव्य प्रमाण क्षेत्र में, माने जिन द्रव्यों को जान रहा है उस द्रव्य प्रमाण क्षेत्र में व्याप्त असंख्यात पुद्गल स्कंदों के देखो, पुद्गल स्कंद तो असंख्यात, ठीक है, लेकिन एक एक स्कंद, कोई स्कंद संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, कोई असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, कोई अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कोई एक स्कंद है तो वो स्कंद अगर उसमें 100 परमाणु जुड़े तो वो 100 प्रदेशी स्कंद है। ठीक है। अनंत परमाणु जुड़े तो अनंत प्रदेशी स्कंद है। भले ही वो आकाश के छोटे से क्षेत्र में आ गया, 1 अंगुल जितने क्षेत्र में आ गया, तो ऐसे स्कंद भी संख्यात प्रदेशी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेशी हो सकते हैं,
अनंत प्रदेशी हो सकते हैं। तो उस द्रव्य प्रमाण क्षेत्र में व्याप्त असंख्यात पुद्गल स्कंदों के अनंत प्रदेशों में जीव के ज्ञान की प्रवृत्ति होना, मैंने भाव में तो जीव का ज्ञान लिया जाएगा ना, जीव के जानने रूप, वो भाव की मर्यादा है कि कितना जानेगा। देखो द्रव्य में तो आया कि पुद्गल, और पुद्गल में भी कितना कितना पुद्गल, तो वो क्षेत्र की अपेक्षा बताया, कितने काल तक का जानेगा वो बताया। भाव में वो जीव का जो जानने रूप भाव है, जानने रूप जो ज्ञान की प्रवृत्ति है, उसकी भी मर्यादा है। जैसे अगर देशावधि ज्ञान है तो ज्ञान की जानने की सामर्थ्य थोड़ी है। अब अगर उससे आगे का उत्कृष्ट हो जाएगा तो वहाँ जीव के ज्ञान की प्रवृत्ति का विषय भी अधिक होगा, तो उससे ज्ञान की सामर्थ्य अधिक है, ऐसा कहना वो भाव की अपेक्षा है। अब उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र पढ़िए। उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र संपूर्ण 3 लोक, काल एक समय कम एक पल्य में असंख्यात वर्ष, द्रव्य लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्यात कार्बन वर्गना, और भाव असंख्यात द्वीप समुद्र संबंधी आकाश के प्रदेश में विद्यमान पुद्गल स्कंद संबंधी अनंत परमाणुओं का ज्ञान होना है। आगे पढ़िए। जघन्य और उत्कृष्ट देशावधि संबंधी प्रमाण के मध्यवर्ती अनेक भेद रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव मध्यम परमावधि ज्ञान के विषय हैं। जघन्य और उत्कृष्ट जघन्य परमावधि का क्षेत्र एक प्रदेश अधिक समस्त 3 लोक, काल असंख्यात वर्ष प्रमाण, द्रव्य एक प्रदेश अधिक 3 लोक प्रमाण पुद्गल, भाव इतने क्षेत्रवर्ती पुद्गलों का प्रत्यक्ष ज्ञान है। उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र, उत्कृष्ट परमावधि का क्षेत्र असंख्यात लोक, काल असंख्यात वर्ष, द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण पुद्गल, भाव इन्हें जानने वाला ज्ञान है। अब देखिए समय पूरा हो गया है, आप कभी भी लीव हो सकती है मीटिंग आपकी, पढ़ लीजिए पूरा, जितना हो जाएगा उतना ठीक है, पढ़ लीजिए आगे। जघन्य और उत्कृष्ट परमावधि संबंधी प्रमाण के मध्यवर्ती अनेक भेद रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव मध्यम परमावधि ज्ञान के विषय हैं। सर्वावधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक, काल असंख्यात